स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। और अगर जो पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए। हमने ऑलरेडी सिंधु सभ्यता में जितने सारे फैक्ट हो सकते थे सारे के सारे फैक्ट वहाँ पे मैंने क्लियर आउट कर दिया है, ठीक है। तो अगर जो आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में विजिट करिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पे पूरी वीडियो अवेलेबल है, एक के बाद एक सारी वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता। और हाँ दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। और आपको सबको पता है कि जो वैदिक सभ्यता है इसको दो कालखंडों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक विभाजित किया गया है ऋग वैदिक काल, ठीक है, जिसका जिसका समय माना जाता है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैदिक सभ्यता के बारे में एक चीज तो समझ ली कि वैदिक सभ्यता दो कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब सबसे पहले दोस्तों हमको ये जानना चाहिए कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि सिंधु सभ्यता थी वो ऑलमोस्ट कुछ समय के लिए डिसअपेयर हो गई, ठीक है। उसका अंत हो गया किसी कारणवश, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं कि उसका अंत बाढ़ के कारण हुआ, कुछ लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने तर्क देते हैं, ठीक है। तो फिर हमको ये जानना चाहिए कि वैदिक सभ्यता के जो लोग आए उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो कहाँ से आए, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो कहाँ से आए। तो जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो आए दोस्तों मध्य एशिया से, ठीक है। आगमन कहाँ से हुआ दोस्तों इनका, आगमन आगमन जो हुआ दोस्तों मध्य एशिया से, ठीक है। आगमन जो इनका हुआ वो कहाँ से हुआ दोस्तों, मध्य एशिया से हुआ, ठीक है। मध्य एशिया से हुआ, मध्य एशिया, ठीक है। ये कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। और सर्वप्रथम ये कहाँ बसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए। ये किसने बताया, ये बताया मैक्स मुलर ने। ये किसने बताया, इन्होंने मैक्स मुलर ने बताया था। और इन्हीं की बात को हम लोग मतलब मानते आए हैं। और हालांकि विवाद है लेकिन कुछ लोग को मानना है कि हाँ इनके मत में सत्यता है। तो आर्य जो है वो मध्य एशिया से है। और सर्वप्रथम बसे कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम कहाँ बसे ये, सर्वप्रथम सर्वप्रथम ये कहाँ आए, सर्वप्रथम आए कहाँ आए दोस्तों, सर्वप्रथम आए नहीं लिखते, इसको लिख लेते सर्वप्रथम बसे, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ बसे दोस्तों, वो बसे पंजाब में। पंजाब और अफगानिस्तान के भाग में इन्होंने अपना जीवन शैली को विकसित किया, अपने जीवन शैली को विकसित किया। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये दोस्तों कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता जो थी वो सारी सभ्यता थी, लेकिन इनकी जो सभ्यता थी दोस्तों, इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, इनकी सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो पूछ देता है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी कि शहरी थी। पूछ देता है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी कि शहरी थी, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या शहरी थी। तो वो थी ग्रामीण, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग अब ये यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होगी कि ये भाषा कौन से बोलते थे, इनकी भाषा क्या थी, ठीक है। इनकी जो भाषा थी दोस्तों, इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। इनकी जो भाषा थी वो थी दोस्तों कौन सी थी भाषा, संस्कृत, ठीक है। आर्य क्या बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, आर्य जो बोलते थे वो बोलते थे दोस्तों संस्कृत, ठीक है।
आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। आगे मूव करते हैं कि ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे। अब देखिए, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने बेसिक जानकारी पढ़ी। बेसिक जानकारी कैसे पढ़ी कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, वो हुआ मध्य एशिया से। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वप्रथम ये कहाँ आके बसे। ठीक है, ये बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। फिर हमने पढ़ा कि ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। फिर हमने पढ़ा कि ये भाषा कौन सी बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। अब हमको ये पढ़ना है कि जो पोस्ट होता था, ठीक है, जो पोस्ट होता था या जिस तरीके से जो मान लीजिए कि कोई भी सभ्यता जब विकसित होती है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ पोस्ट की जरूरत पड़ती है, कुछ अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग उसी क्रम में पढ़ेंगे कि ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया। ग्राम के मुखिया को जो कहा गया वो क्या कहा गया, ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया, ग्राम के मुखिया, ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया दोस्तों, ग्राम के जो मुखिया को कहा गया ग्रामीणी कहा गया। ग्रामीणी, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा गया। इसके साथ साथ ही पूछ देता है कि विश्व के प्रधान को क्या कहा गया। विश्व के प्रधान को क्या कहा गया दोस्तों, विश्व के प्रधान को, विश्व के प्रधान जो थे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विस्पति। वो क्या कह रहा है दोस्तों, विस्पति। विश्व के प्रधान क्या कह रहा है दोस्तों, विस्पति कह रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पे कंसीडर कर ली। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, अब जन के शासक को क्या कहते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जन के शासक को क्या कहा जाता था दोस्तों। तो जन के शासक को जो कहा जाता था वो राजन। जन शासक को क्या कहते थे दोस्तों, जन शासक को कहते थे राजन। जन शासक को क्या कहला, जन शासक क्या कहलाते थे दोस्तों, जन शासक जो कहलाते थे वो कहलाते थे राजन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर दिया, यहाँ तक क्लियर कर दिया। अभी तक क्या हम लोगों ने क्लियर किया कि वैदिक सभ्यता जो थी वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल जो था वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला, और जो उत्तर वैदिक काल हुआ वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। फिर क्या पढ़ा कि हम लोगों ने ये जो आर्य हुए, ये जो वैदिक सभ्यता विकास हुई, इसमें ये लोग कौन से थे, तो ये जो लोग थे वो आर्य समूह के थे। ठीक है, तो आर्य कहाँ से आए। ठीक है, तो मैक्स मुलर जी ने ये बताया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए। ठीक है, ये सर्वप्रथम कहाँ बसे ये भी पूछ लेता है, तो सर्वप्रथम ये पंजाब और अफगानिस्तान के कुछ भागों में बसे। वो फिर पूछ लेता है कि इनकी सभ्यता कैसी थी, तो इनकी जो सभ्यता थी दोस्तों ना वो ग्रामीण सभ्यता थी। भाषा ये क्या कौन सी जानते थे, ठीक है, भाषा ये जानते थे संस्कृत, और संस्कृत ही ये बोलते थे। फिर हमसे पूछ लेता है कि ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे। ठीक है, तो ग्राम की मुखिया को, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ग्राम की मुखिया को ग्रामीण ग्रामीण ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी बोलते थे। साथ में साथ पूछ लेता है कि विश्व के प्रधान को क्या कहते थे। ठीक है, विश्व के वैदिक सभ्यता में विश्व के प्रधान को क्या कहते थे दोस्तों, वो वो कहते थे विस्पति। और जन के शासक को क्या कहते थे दोस्तों, वैदिक सभ्यता में जन के शासक को राजन कहते थे। दोस्तों ये जो सारे मैंने पॉइंट दिए ना दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए, और मेरी गारंटी है कि वैदिक सभ्यता से आपका कुछ छूटने वाला नहीं। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, राज्य अधिकारी। अब जो राज्य अधिकारी होते थे दोस्तों उसमें अग्रणी कौन होता था, ठीक है, राज्य अधिकारी, राज्य राज्य अधिकारी। ठीक है, जो राज्य अधिकारी होता था उसमें प्रमुख कौन होता था, प्रमुख जो होता था वो होता था पुरोहित, पुरोहित होता था। ठीक है, और साथ ही साथ में सेनानी होता था, पुरोहित और सेनानी। ठीक है, पुरोहित और सेनानी, राज्य अधिकारी जो होते थे उसमें पुरोहित और सेनानी जो थे वो अग्रणीय थे। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं
सूत एवं रत्नकार, ठीक है। देखिए एक रत्नी नाम का अधिकारी होता था, रत्नी रत्नी, तो जो रत्नी होता था वो संबंधित था सूत, ठीक है, और रत्नकार से, रत्नकार। सूत और रत्नकार से कौन संबंधित था दोस्तों? सूत और रत्नकार से जो था वो रत्नी संबंधित था। रत्नी किससे संबंधित था? सूत एवं अधिकार से। और राज्य अधिकारियों में सबसे प्रमुख कौन होता था दोस्तों? वो होता था पुरोहित और सेनानी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम अगले अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। वाजपति पूछता है कि वाजपति किसे कहा जाता था दोस्तों? वाजपति, ठीक है, वाजपति। वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वो कौन होता था दोस्तों? गोचर गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी जो होता था वो वाजपति होता था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगला है उग्र। पूछ देता है कि उग्र, उग्र किससे संबंधित थे दोस्तों? उग्र जो संबंधित थे वो थे, उग्र जो संबंधित था वो, उग्र जो होता था वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। अपराधी, अपराधियों को पकड़ने का काम करता था, अपराधी को पकड़ने का काम करता था, ठीक है। अपराधी को क्या करने का काम करता था? ये जो उग्र होता था वो क्या करता था? अपराधियों को पकड़ने का काम करता था, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। सभा और समिति, सभा और समिति दो समितियां होती थी, ठीक है, यानी दो ग्रुप होते थे, सभा, सभा व समिति, सभा व समिति, ये दो ग्रुप होते थे जो राजा को सलाह देने का काम करते थे, ठीक है। जो राजा को क्या करते थे? सलाह देते थे, राजा को सलाह देते थे, ठीक है, सलाह, ठीक है। तो जो ये राजा को सलाह देते थे, ये जो सभा थी ना दोस्तों, ये जो सभा थी वो कौन था? ये कुलीन वर्ग के लोगों के लिए था, ठीक है। वो कौन सा था? ये कुलीन वर्ग, यानी जो श्रेष्ठ लोग होते थे उनसे संबंधित था। श्रेष्ठ लोग सभा भाग होते थे और जो समिति होती थी वो सामान्य जनता से संबंधित होती थी, वो सामान्य सामान्य जनता से संबंधित होती थी, ठीक है। सामान्य जनता से संबंधित होती थी समिति। तो जो सभा में जो लोग राजा को सलाह देते थे वो कुलीन थे, और जो समिति में लोग लोग थे जो जो राजा को सलाह देते थे वो कौन थे? वो सामान्य जनता के लोग थे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों कहीं न कहीं मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि अगर जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो इन फ्यूचर में और भी बहुत सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूंगा और भी बहुत सारा काम कर सकूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लॉट की तरफ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लॉट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं। अगला जो हमारा फैक्ट होगा दोस्तों वो ये होगा कि अगला जो हमारा फैक्ट होगा वो क्या होगा? दसराग युद्ध, ठीक है। दसराग युद्ध, दसराग युद्ध जो था दोस्तों पुरुषड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दसराग युद्ध कहाँ लड़ा, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? वो पुरुषड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने, ठीक है। अगर जो हम ये कहें कि उपनिषद उपनिषद की संख्या कितनी है, ठीक है। उपनिषद 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 की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 1008। हम कहें पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों?
पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है बताइए आप लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। और वेदांग कितने हैं दोस्तों? वेदांग जो है, वेदांग क्या है? वेदांग आपको पता होगा कि वेदांग जो है वो 6 है। ठीक है, वेदांग क्या है? तो 6 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदांग जो है वो 6 है। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लॉट की तरफ। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोगों ने सिंधु सभ्यता में पढ़ा कि जो सिंधु सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक। लेकिन यहाँ पे मात्र सत्तात्मक नहीं थी, यहाँ पे पितृ सत्तात्मक थी। ठीक है, यहाँ पे क्या था दोस्तों? पितृ सत्ता किसका होता था? पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक, सत्तात्मक सभ्यता होती थी। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1008। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। वेदांत कितने में? 6। और जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, आगे हम मूव करेंगे दोस्तों। कि ग्राम समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती थी, समाज की सबसे जो छोटी इकाई होती थी, समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको कुल बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? कुल। जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी उसको कुल बोला जाता था। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, कुल के साथ साथ इसको कुलप भी बोला जाता था। ठीक है, कुल भी बोला जाता था, कुलप भी बोला जाता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आती है दोस्तों कि जो वैदिक सभ्यता की औरतें थी, ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की जो औरतें थी ना दोस्तों, वो यज्ञ में अपने पति के साथ भाग ले सकती थी। वैदिक सभ्यता की जो औरतें थी वो यज्ञ कर सकती थी और यज्ञ में अपने पति के साथ यज्ञ में कंट्रीब्यूट कर सकती थी, भाग ले सकती थी। ठीक है, तो क्या होता था? यज्ञ में भाग, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ में महिला प्लस पुरुष। ठीक है, तो यज्ञ में महिलाओं और पुरुष दोनों का कॉम्बिनेशन होता था। ठीक है, मतलब महिला अपने पति के साथ उसमें भाग ले लेती थी। ठीक है, अब देखिए बाल विवाह और पर्दा प्रथा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि सॉरी, इसमें क्या हुआ कि बाल बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है। क्या उल्लेख नहीं? उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों किस चीज का? बाल विवाह, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का जो उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया दोस्तों कि वैदिक काल में उपनिषदों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 108 हुई। पुराणों की संख्या 18 हुई। वेदांत कितने हुए? 6 हुए। इनकी सत्ता कैसी थी? पितृ सत्तात्मक थी। समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? कुल या कुलक कहते थे। यज्ञ में जो महिलाएं थी वो पुरुष के साथ भाग ले सकती थी। और किस चीज का उल्लेख नहीं है? बाल विवाह और पर्दा प्रथा का उल्लेख वैदिक सभ्यता में नहीं है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं दोस्तों, आगे मूव करते हैं। अमाजू पूछ लेता है कि अमाजू से क्या आशय है। ठीक है, अमाजू पूछ लेता है कि वैदिक सभ्यता में अमाजू से क्या मतलब है। तो अमाजू ऐसी महिलाएं थी जो जिंदगी भर अविवाहित होती थी। ठीक है, अविवाहित, ऐसी महिला जो अविवाहित
जो जिंदगी भर अविवाहित होती थी, ठीक है, उसको क्या बोलते थे दोस्तों? अमाजू। ऐसी महिला जो जिंदगी भर अविवाहित होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको बोलते थे अमाजू, ठीक है। आगे आता है दोस्तों, अगला है आर्यों का मुख्य पेय पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्य किस चीज को ज्यादा पसंद करते थे पीने के लिए? तो वो था सोमरस पेय पदार्थ। जो पेय पदार्थ था दोस्तों वो क्या था? वो था सोमरस, ठीक है। वो क्या था दोस्तों? सोमरस, ठीक है। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था दोस्तों? वो था सोमरस, ठीक है। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था? सोमरस, ठीक है। आगे जो है दोस्तों, आगे पूछता है, देखिए आगे पूछता है कि योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन का जो प्रतिपादन किया दोस्तों वो पतंजलि ने किया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। योग दर्शन का जो प्रतिपादन किया वो पतंजलि ने किया। फिर पूछ लेता है सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन जो किया वो कपिल ने किया, कपिल मुनि ने किया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और प्रश्न पूछ लेता है। वो प्रश्न ये पूछता है कि न्याय 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 का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था गौतम ने, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। फिर पूछ लेता है कि पूर्व मीमांसा पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? तो वो किए थे दोस्तों बदरायण, ठीक है। सॉरी, पूर्व मीमांसा जो था वो जैमिनी ने उसकी रचना की थी, ठीक है। या रचना नहीं बोलेंगे दोस्तों, वो प्रवर्तक ही बोलेंगे कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? वो जैमिनी थे। और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो हुए बदरायण हुए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं आगे, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय हुआ वो क्या हुआ? ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय, ठीक है। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय हुआ वो क्या हुआ दोस्तों? वो हुआ कृषि, कृषि और व्यापार, ठीक है। व्यापार और कृषि या कृषि और व्यापार, आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय हुआ वो कृषि और व्यापार हुआ, ठीक है। सॉरी, कृषि और व्यापार नहीं करते थे दोस्तों, ये पशुपालन करते थे, ठीक है। पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन करते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो ये आता है कि अधन्या, पूछ लेता है कि अधन्या से आशय क्या है, ठीक है। पूछ लेता है कि वैदिक सभ्यता में अधन्या से आशय क्या है। दोस्तों ये गाय से संबंधित है, ठीक है, गाय से। और अधन्या से आशय ये है कि गाय जो होती है वो वध करने योग्य नहीं होती है, गाय को जान से नहीं मारना चाहिए, ठीक है। गाय जो होती है उसको जान से नहीं मारना चाहिए, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं दोस्तों। आगे जो था वो है दोस्तों जो प्रिय पशु था। अब पूछ देना कि प्रिय पशु, वैदिक सभ्यता का प्रिय पशु, प्रिय पशु, प्रिय जो पशु थे वो था घोड़ा, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु पूछ देता है घोड़ा। और प्रिय देवता, प्रिय देवता, प्रिय देवता जो था दोस्तों, प्रिय जो देवता थे वो थे इंद्र, ठीक है। प्रिय देवता के बारे में अगर जो पूछे तो प्रिय देवता जो होंगे वो होंगे इंद्र, इतना आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने 2 बार रिवाइज किया, वैदिक काल, वैदिक काल, ठीक है। उसका कालक्रम हमने देखा। उपनिषद जो हुए 108 हुए, पुराण जो हुए 18 हुए, वेदांत हुए 6,
पितृसत्तात्मक सत्ता थी। समाज की सबसे इकाई छोटी इकाई जो थी वो कुल थी, जिसको कुलक भी कहा जाता था। यज्ञ में महिलाओं और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। किसका उल्लेख नहीं है? बाल विवाह और पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं है। अमाजु किससे संबंधित है? एक ऐसी महिला जो जीवन भर अविवाहित हो, उसे क्या बोलते थे दोस्तों? अमाजु कहते थे। इसका जो पेय आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था दोस्तों, वो क्या था? सोमरस था। इनकी जो व्यवसाय थी वो क्या थी? कृषि और पशुपालन थी। अधन्या किससे संबंधित है? गाय को न मारे जाने योग्य या ऐसा पशु जिसको मारा न जा सके। ठीक है। प्रिय पशु कौन हुआ दोस्तों? घोड़ा। और प्रिय देवता कौन हुआ दोस्तों? वो हुई इंद्र। ठीक है। तो हम लोगों ने इतना देख लिया दोस्तों। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों आप लोग। हम आपको बहुत सारा टाइम देते हैं और एक एक पॉइंट करके सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जितनी सारे पॉइंट बन सकती है दोस्तों, जितना सब कुछ बन सकता है वैदिक सभ्यता में, सब के सब सारी चीजों का मेंशन मैं यहाँ पे करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है। हर चीज का मैं मेंशन यहाँ पे करूंगा। ठीक है। और अगला जो हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, वो ये आता है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आर्यों ने किस धातु की खोज की? ठीक है। तो आर्यों ने जिस धातु की खोज की उसको कहा जाता है लोहा। ठीक है। धातु धातु खोज। ठीक है। धातु खोज जो किया इन्होंने वो किया लोहे का। किसका किया खोज दोस्तों? लोहा। ठीक है। आर्यों ने किसका खोज किया? आर्यों ने खोज किया लोहे का। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था श्याम अयस्क। ठीक है। लोहे को क्या कहा जाता था दोस्तों? श्याम अयस्क। ठीक है। लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था दोस्तों। ठीक है। ठीक है। लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है दोस्तों? तांबा। और तांबे को इन्होंने तांबे का भी खोज किया। तो तांबे को जो था दोस्तों, तांबा, तांबा को वो जो बोलते थे लोहित आयस। लोहित आयस बोलते थे तांबे को। ठीक है। इतना हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। तो इन्होंने लोहे की भी खोज की और इन्होंने तांबे की भी खोज की। तो तांबे को इन्होंने लोहित बोलते थे और श्याम लोहा को इन्होंने श्याम अयस बोला। ठीक है। चलिए हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए फिर पूछ लेता कि पढ़ी किससे संबंधित है? पढ़ी पढ़ी किसे कहा जाता था दोस्तों? पढ़ी। पढ़ी जो है, पढ़ी वैदिक पूछ लेता है कि वैदिक सभ्यता में पढ़ी से क्या है? तो पढ़ी जो होता था दोस्तों, वो दूर दूर व्यापार के लिए जाता था। जो पढ़ी होता था वो क्या होता था? दूर दूर व्यापार के लिए जाता था। दूर दूर व्यापार करने के लिए पढ़ी जो था वो जाता था। ठीक है। जो पढ़ी होता था वो दूर दूर व्यापार करने के लिए जाता था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वेकनाट। वेकनाट 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 जो हुआ दोस्तों, वो उस वेकनाट किससे संबंधित है? इसको ये बोलते थे दोस्तों, वेकनाट जो था, ठीक है, वेकनाट जो था उसको सूदखोर भी बोलते थे। ठीक है। वेकनाट को क्या बोलते थे? सूदखोर भी बोलते थे। ये जो ऋण देकर ब्याज लेता था, ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेता था उसको क्या बोलते थे दोस्तों? ऋण देकर ब्याज। ठीक है। ऋण देके ब्याज जो लेता था उसको वेकनाट या सूदखोर भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उसको वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लॉट की तरफ। ठीक है। देखिए फिर पूछ देता है कि जो अग्नि की भूमिका थी, ठीक है, अग्नि, जो अग्नि की भूमिका थी वो कैसी भूमिका थी? अग्नि मुख्यतः क्या करते थे? तो अग्नि जो थे दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये मनुष्य और देवताओं के मध्य संबंध स्थापित करते थे। जो अग्नि थे वो मनुष्य और देवताओं के मध्य क्या करते थे?
संबंध स्थापित करते थे। मनुष्य व देवता के मध्य संबंध स्थापित करते थे। ठीक है, यानी मनुष्य और देवताओं के बीच का मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे चलेंगे। देखिए पूछ लेता है दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ऋग्वेद ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी, ये ऋग्वेद की बात कर रहा है, सॉरी ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी वो नदी जो थी दोस्तों वो कौन सी थी? वो थी सरस्वती। सरस्वती, ठीक है, सरस्वती जो थी वो सबसे क्या बोलते हैं कि उल्लेखनीय थी। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर मैं बात बता दूं कि ऋग्वेद में जो था ना दोस्तों, गंगा का उल्लेख केवल एक बार किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उल्लेखनीय कौन सी नदी थी? सरस्वती थी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब अच्छा ये देखिए अभी तक ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र थे, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल की बात आती है तो उत्तर वैदिक काल में एक प्रजापति नाम के देवता हुए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता हुए वो हुए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता हुए वो कौन से हुए दोस्तों? प्रजापति। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था। अब हम लोग यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये राजसूय यज्ञ होता था। क्यों होता था? क्योंकि राजा का अभिषेक करने के लिए क्या होता था दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ होता था। ठीक है, चलिए इतना दोस्तों आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है, इतना इतना नोट डाउन करिए। ठीक है, अब हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जो वैदिक सभ्यता में खोजी गई धातु थी वो लोहा थी, जिसको श्याम अयस्क बोलते थे, और जो तांबा थी उसको लोहित अयस्क बोलते थे। पढ़ी कौन था दोस्तों? दूर दूर तक व्यापार करने वाला पढ़ी, जो दूर दूर व्यापार करने जाता था उसको पढ़ी बोलते थे। जो एक नाट होता था उसको सुदखोर भी बोलते थे। अर्थात आप लोग को पता है कि जो ऋण लेके ब्याज, जो ऋण दे करके ब्याज लेता है उसको सुदखोर बोलते हैं। अग्नि जो थे वो मनुष्य और देवता के मध्य मध्यस्थ का काम करते थे। सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी वो सरस्वती नदी थी। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हुए, पहले ऋग्वेद में तो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो हुए सबसे महत्वपूर्ण हो गए। और फिर राजसूय युग की सूर्य यज्ञ होने लगा, किसके? राजा के राज्याभिषेक के समय में। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। ठीक है, पूछ लेता है कि सिरा, उत्तर वैदिक काल में सिरा से क्या आशय है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सिरा से क्या आशय है? उत्तर वैदिक काल में सिरा से क्या आशय है? एक सिरा पूछता है दोस्तों और एक जो पूछता है वो पूछता है दोस्तों सीता, सॉरी एक एक ठीक है, तो जो सिरा था दोस्तों वो हल को इंडिकेट करता था। ठीक है, तो सिरा जो था वो हल था। लेकिन अगर जो हल रेखा की हम लोग बात करें, ठीक है,
रेखा की बात करें अगर जो, तो वो कौन सा हुआ दोस्तों, वो उसे हम लोग सीता बोलते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, उसको सीता बोलते थे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतमान, ठीक है। अब हम लोग उत्तर वैदिक की बात कर रहे हैं, तो निष्क व सत, निष्क व सतमान, ठीक है। ये निष्क और जो सतमान हुआ, ये प्रमुख मुद्राएं हुई उत्तर वैदिक काल में, प्रमुख मुद्रा, ठीक है। निष्क और सतमान जो हुआ वो क्या हुआ दोस्तों, प्रमुख मुद्रा हुआ, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मिटाऊंगा, इसको इरेज करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हर पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मेंशन नहीं करूंगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा शुरू से अंत तक, और जब शुरू से अंत तक आप लोग देखिए तो सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे फैक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो सभी पूछ देता है कि सभी दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन है दोस्तों, सभी दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन है दोस्तों, तो वो है सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य, सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, वो किए थे, सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, कपिल ने किया था, कपिल मुनि ने किया था, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन जो हुआ सांख्य दर्शन हुआ, ठीक है। आगे दोस्तों, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया दोस्तों, वो लिया गया मुंडको उपनिषद से, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में प्रथम पक्की ईंट से निर्मित जो मकान हुआ, पक्की ईंट, पक्की ईंट से निर्मित जो मकान हुआ वो कहाँ पे बना दोस्तों, वो बना दोस्तों कौशाम्बी में, कहाँ बना, कौशाम्बी में, ठीक है। जो पक्की ईंटों से निर्मित जो मकान बनी वो कहाँ बने दोस्तों, कौशाम्बी में बना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है। फिर पूछ लेता है कि महाकाव्य कितने हैं, महाकाव्य, महाकाव्य दोस्तों है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत लोग इसको गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। तो जो महाकाव्य हुआ है ना दोस्तों, वो महाभारत एवं रामायण को महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। महाभारत, महाभारत व रामायण को महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है, यानी महाकाव्य कहा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए और महाभारत को तो देखिए, इसको प्राचीन काल में, महाभारत को प्राचीन काल में क्या कहा गया दोस्तों, जय संहिता, जय संहिता, ठीक है। महाभारत को प्राचीन काल में क्या कहा गया, प्राचीन काल में इसको कहा गया है जय संहिता, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, देखिए गोत्र नामक संस्था, ठीक है। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि गोत्र नामक संस्था, गोत्र संस्था जो आई वो कब आई दोस्तों, वो आई उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो गोत्र नामक संस्था आई, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ लिया, सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन,
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पक्की ईंट का निर्माण सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में कहाँ देखा गया? वो देखा गया कौशाम्बी में। महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, ठीक है। और पुत्र संस्था का उदय कब हुआ दोस्तों? वो हुआ उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमने वैदिक सभ्यता से जितने भी फैक्ट बन सकते थे सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे कंसीडर किए हैं। और दोस्तों मेरी गारंटी है, अगर जो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो ना, तो लाइफ टाइम में कभी भी आपको वैदिक सभ्यता से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हमने ऑलरेडी सिंधु सभ्यता कर लिया है, प्लेलिस्ट में जाके विजिट करिए, उसको देखिए। फिर वैदिक सभ्यता मैं आप लोग को आज यहाँ बता दिया हूँ। अगले 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 सेशन में जब भी क्या शाम को एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा, तो उस दोस्तों मैं अपलोड करूंगा किसके बारे में? उसमें मैं अपलोड करूंगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।